Another major concern is the trafficking of wild animals and their body parts around the world, which has become a multi-billion dollar business often run by criminal cartels. एक बहुत बड़ा कंसर्न ये भी था, एक फिक्र लम्हा ये भी था, जो ट्रैफिकिंग की जाती थी वाइल्ड एनिमल्स की, स्मगलिंग ट्रैफिकिंग का मतलब था स्मगलिंग इन जंगली जानवरों की जाती थी, उनके बॉडी पार्ट्स की, उनको मार के, जैसे शेर की खाल, उसके दांत, हाथी के दांत, इनको बेचा जाता था पूरी दुनिया में। और ये मिलियन डॉलर बिजनेस बन चुका था, अरबों खरबों का डॉलर बन चुका था, जो कि चलाया जाता था क्रिमिनल कार्टेल्स के द्वारा। कार्टेल्स कहते हैं एक ग्रुप होता है कंपनीज का जो एग्री होते हैं प्राइसेस पे या लिमिट कंपटीशन पे, उन कार्टेल्स के द्वारा, उन क्रिमिनल्स के द्वारा ये बिजनेस चलाया जाता था। नॉट ओनली इज दिस वेरी क्रूअल एंड डेफिनेटली कंट्रीब्यूटिंग टू द टेरिफाइंग एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, बट इट मे ऑल्सो लीड टू कंडीशन सूटेबल फॉर द इमरजेंस ऑफ न्यू जोनोटिक डिजीजेज। ये जालिम ही नहीं थे, ये सिर्फ इतना ही जुल्म नहीं करते थे जानवरों पे, वाइल्ड एनिमल्स पे, बल्कि ये डेफिनेटली किस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे थे? टेरिफाइंग एक्सटिंक्शन में, इन स्पीशीज को ख़त्म करने में। एक्सटिंक्ट मीन्स होता है ख़त्म कर देना। अब जब ये ऐसे ही शिकार करने लगेंगे, स्मगलिंग करने लगेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब ये जंगली जानवर पूरे के पूरे एक्सटिंक्ट ख़त्म हो जाएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसी कंडीशंस भी क्रिएट हो सकती हैं जिनसे फिर बहुत सारी जोनोटिक डिजीजेज भी पैदा हो सकती हैं। Wild animals exported often illegally from one country to another take their viruses and bacteria with them. Wild animals, जंगली जानवर जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, बाहर भेजे जाते हैं बाकी कंट्रीज़ में, वो अपने साथ, और वो भी इलीगली, वो अपने साथ वायरसेस और बैक्टीरिया को भी साथ लेकर जाते हैं। क्योंकि इलीगली होता है, उनमें कोई टेस्टिंग वगैरह नहीं की गई होती है, उनमें जो भी बीमारियाँ होती हैं वो भी उनके साथ दूसरी कंट्री में चली जाती हैं। The shocking pet trade in young wild monkeys and apes, birds, reptiles and other wild animals is another area of concern. यहाँ जो शॉकिंग पेट ट्रेड चलता था वाइल्ड मंकीज़ का, एप्स का, बर्ड्स, रेप्टाइल्स का या बाकी दूसरे वाइल्ड एनिमल्स का, ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसके ऊपर गौर फिक्र करने की इंतहाई ज़रूरत है। क्योंकि ये जानवर जो बेचे जाते हैं ये टेस्टिफाइड नहीं होते हैं, कोई साइंटिफिक टेस्टिंग नहीं की गई होती है उनमें, कौन सी बीमारी किस जानवर में है, उस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है। एक पैरोट फेवर और सिटाकोसिस विच वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन पेरिस इन 1892। पैरोट फेवर की मिसाल ले लो, या सिटाकोसिस जिसको कहा जाता है, ये भी पैरोट फेवर है। ये पहले पहचानी गई थी, आइडेंटिफाई की गई थी पेरिस 1852 ईस्वी में। द बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल अराइव्ड विद अ शिपमेंट ऑफ 500 वाइल्ड पैरोट्स फ्रॉम साउथ अमेरिका डेस्टिन्ड फॉर द पेट ट्रेड। जो बैक्टीरिया इन डिजीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, वो इन्हीं वाइल्ड पैरोट्स के साथ आया था। जो वाइल्ड पैरोट्स, 500 वाइल्ड पैरोट साउथ अमेरिका से ट्रांसफ़र हुए थे, उनकी शिपमेंट हुई थी किस मकसद के लिए? पेट ट्रेड के लिए, ठीक है, पालतू के तौर पे उनको बेचने के लिए। द डिजीज़ देन स्प्रेड टू द अदर यूरोपियन कंट्रीज़ एंड ऑल्सो टू न्यूयॉर्क एंड अ फ्यू अमेरिकन सिटीज़। और फिर ये बीमारी फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में फैल जाती है, इसी तरह न्यूयॉर्क में फैल जाती है और बाकी अमेरिकन शहरों में भी फैल जाती है। इट्स नेक्स्ट अपीयरेंस ऑन द ग्लोबल स्टेज वाज इन 1929 व्हेन अ वुमन वाज गिवन अ पैरोट फ्रॉम अ शिपमेंट ऑफ वाइल्ड पैरोट्स अगेन फ्रॉम साउथ अमेरिका। आलमी सतह पर, ग्लोबल लेवल पर फिर इसका अगला मंजर 1929 ईस्वी में था, जब जनूबी अमेरिका, साउदर्न अमेरिका से दोबारा फिर जंगली तोतों की एक शिपमेंट ने एक खातून को एक तोता दिया था। द पैरोट डाइड एंड अ फ्यू डेज लेटर द वुमन गॉट सिक। लेकिन जब तोता मर जाता है तो उसके कुछ दिनों बाद ये औरत, ये खातून बहुत खतरनाक बीमार पड़ जाती है। शी इवेंचुअली रिकवर्ड बट मेनी अदर पीपल वर इन्फेक्टेड एंड द डिजीज स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अमेरिका एंड इवेंचुअली टू यूरोप। और कुछ दिनों के बाद फिर वो रिकवर हो जाती है, वो ठीक हो जाती है, लेकिन उसमें जो बीमारी लगी थी उसके कनेक्शन में, उसके इंटरेक्शन में जो भी लोग थे उनमें वो ट्रांसफ़र हो जाती है, वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उनमें वो बीमारी लग जाती है और इस तरह से ये धीरे धीरे करके अमेरिका के बाकी पार्ट्स में फैल जाती है और फिर आखिरकार ये यूरोप में भी ये बीमारी पहुंच जाती है। अ बाइट और स्क्रैच फ्रॉम अ वाइल्ड एनिमल टेकन इनटू द होम दैट कैन लीड टू समथिंग मच मोर सीरियस दैन अ माइल्ड इन्फेक्शन। घरों में लिए जाने वाले जो जंगली जानवर जो काटते हैं या खरचते हैं, स्क्रैच करते हैं, वो हल्के से इन्फेक्शन से कहीं ज़्यादा संगीन चीज़ हो सकती है, ठीक है, वो बहुत बड़ी बीमारी पैदा कर सकती है। Historically, one of the most impactful zoonotic disease is the bubonic plague, which is delivered to humans through bites from the fleas carried by rats. तारीखी तौर पे एक खतरनाक, एक असरदार जो जोनेटिक डिजीज़ है वह है बुबोनिक प्लेग। इसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। इसने कई सारे लोगों की जान ली है, जो डिलीवर की जाती है ह्यूमंस में, किसके ज़रिए? फ्लीज के काटने से, और फिर ये कैरी की जाती है चूहे के द्वारा, रैट्स के ज़रिए।
And it is because our cities with their sewers and food waste provide ideal conditions for rats to multiply mightily that humans have been forced into close relations with them. और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारी सिटीज़ हैं उनके गटरों का पानी, वहाँ पे जो फूड मटेरियल्स हम डालते हैं, वेस्ट फूड मटेरियल, सीवर्स कहते हैं गटर को, जहाँ पे टॉयलेट का या फिर बाथरूम का या घरों की सफाई करते हैं, तो वो पानी, उस पर बहुत सारी फ्लीज, बहुत सारे मच्छर मक्खियाँ पैदा होती हैं और चूहों को रहने के लिए एक आइडियल कंडीशन मिल जाती है और वहाँ पे वो माइटली मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और इंसान इनके साथ करीबी ताल्लुकात रखने पर मजबूर हो गए हैं. It seems probable that the bacteria that causes bubonic plague was responsible for the Black Death that swept across medieval Europe, causing widespread terror and killing about a third of Europe's population. और ये माना जाता है कि ये बैक्टीरिया जिसकी वजह से ये बुबानिक प्लेग फैलती है, यही रिस्पॉन्सिबल, यही जिम्मेदार है ब्लैक डेथ का. ठीक है, ये बीमारी मिडिवल यूरोप को अपनी लपेट में ले लेती है और ये दहशत पैदा करती है, काजिंग वाइड स्प्रेड टेरर, ये खौफनाक, ये दहशत पैदा करती है और इसने इसी बीमारी की वजह से यूरोप की लगभग तीसरी पॉपुलेशन, 1/3 पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म कर डाली थी, मार डाली थी. There are also many cases of zoonotic diseases that have crossed over us from domestic animals. और भी केसेस हैं zoonotic diseases के जो क्रॉस हुए हैं, जो फैले हैं डोमेस्टिक एनिमल्स से, जो फैले हैं पालतू जानवरों से, जिनको हम घर में पालतू रखते हैं. MERS left the species barrier from domestic dromedary camels in the Middle East, perhaps from people eating undercooked camel meat or drinking their milk. MERS जो ये बीमारी है, ये एक एक्चुअली सिम्टम है कोरोना वायरस का, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. ठीक है, ये इसने छलांग लगा दी स्पीशीज बैरियर से डोमेस्टिक ड्रोमेडरी कैमल्स से. डोमेस्टिक ड्रोमेडरी का मतलब होता है जो रेगिस्तानों में पाए जाने वाले जानवर होते हैं. ये कैमल्स रेगिस्तानों में होती हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक थी, जो पालतू थी मिडल ईस्ट में, परहैप्स फ्रॉम पीपल ईटिंग अंडर कुकड कैमल मीट और ड्रिंकिंग देयर मिल्क, उन लोगों पे जो शायद अंडर कुकड यानी कि कम पका हुआ, जो कच्चा गोश्त खा लेते थे इन कैमल्स का और उनका दूध पीते थे. And an early disastrous outbreak of the bacterial disease labeled Q fever first appeared in men working in a cattle and sheep abattoir in Brisbane, Australia. और इससे पहले भी बहुत पहले एक डिजास्टर्स आउटब्रेक हुआ था बैक्टीरियल डिजीज़ का, जिसका नाम क्यू फीवर रखा गया था. ये पहले देखी गई, ये पहले पाई गई उन लोगों में, उन मर्दों में जो काम कर रहे थे कैटल एंड शीप अबाटर में. अबाटर का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे इनकी स्लॉटरिंग की जाती है, मारे जाते हैं, जैसे कसाई की दुकान हो गई. ठीक है, हाँ, कहाँ पे? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में जो लोग काम करते थे कैटल और शीप अबाटर में, जहाँ पे इनको मारा जाता था गोश्त की गर्ज से, उनमें पहले एक बीमारी देखी गई क्यू फीवर के नाम से. In fact, the inhumane and crowded conditions of the great factory farms that have sprung up around the world have provided ideal conditions for pathogens to jump into the human population. दर हकीकत जो क्राउडेडनेस, जो इनह्यूमन एक्टिविटीज़, जो पागलपंती, गैर इंसानी या हजूम ज़्यादा हम करते हैं बड़े बड़े फैक्ट्री फार्म्स में जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, इनसे एक आइडियल कंडीशन बन जाती है, मिल जाती है पैथोजेंस को. पैथोजेंस बैक्टीरियाज होते हैं जो डिजीज़ काजिंग बैक्टीरियाज को पैथोजेंस कहते हैं उनको. तो वो फिर जंप करते हैं कहाँ? ह्यूमन पॉपुलेशन में, यानी कि उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशन बन जाती है इंसानी आबादी में कूदने के लिए. किनको? पैथोजेंस को, इन्फेक्शुअस बैक्टीरियाज को. The terrifying Spanish flu pandemic of 1918 to 1919 spilled over from wild birds into a commercial duck farm in China and into an industrial pig farm in Iowa, USA. और जो खौफनाक स्पेनिश फ्लू वबाई बीमारी 1918 से लेकर 1919 तक थी, वो फैल जाती, स्पिल ओवर हो जाती है वाइल्ड बर्ड्स से, जंगली परिंदों से, किनमें? कमर्शियल डक फार्म में, चाइना का जो है वहाँ, और फिर वहाँ से वो इंडस्ट्रियल पिग फार्म जो लोवा में है उनमें फैल जाती है यूएसए के अंदर. ग्लोबली द पैंडेमिक किल्ड सम 30 मिलियन पीपल. और ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे, आलमी सतह पे इस पैंडेमिक, इस वबाई बीमारी ने तकरीबन 30 मिलियन लोगों को हलाक कर डाला. Another coronavirus that is thought to have a reservoir in bats spilled over into a pig farm in Malaysia and spread rapidly from pig to pig before spilling over into humans and leading to the disease known as the Nipah virus. एक और कोरोना वायरस जो सोचा जाता था, माना जाता था कि ये किन में है? बैट्स में है, चमगादड़ों में है. ये चमगादड़ों से फिर फैलता है पिग फार्म. मलेशिया के अंदर एक पिग फार्म होता है, उनमें फैल जाता है, पिग्स में फैल जाता है, और फिर वहाँ से वो बड़ी तेज़ी से फैलता है पिग टू पिग, यानी कि अपनी ही कम्युनिटी में ये फैल जाता है पूरी तरह से. फिर उन इन्फेक्टेड पिग्स से वो ह्यूमंस में आ जाता है, इंसानों में आ जाता है, जिससे एक बहुत बड़ी बीमारी जन्म ले लेती है जिसको निपाह वायरस नाम दिया गया था. The inhumane, crowded and stressful conditions of moderate intensive animal farming provide ideal opportunities for pathogens to spill over into humans.
गैर इंसानी हजूम जो हम करते हैं या स्ट्रेसफुल कंडीशंस जो हम पैदा करते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग, एनिमल फार्मिंग का, ठीक है, जानवरों को हम उनको ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं गोदामों में, फिर खुद चले जाते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते हैं, चेकअप नहीं कराते हैं उनका, और ना अपना चेकअप कराते हैं, तो इससे आइडियल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं पैथोजेंस को, उनको मौके मिलते हैं। पैथोजेंस मैंने आपको बता दिया, बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरियाज, ये फिर फैल जाते हैं इंसानों में। और फॉर्चुनेटली फॉर अस, कहते हैं कि किस्मती से, खुशकिस्मती से हमारे लिए, ओनली अ फ्यू हैव लेड टू मेजर एपिडेमिक्स एंड इवन फ्यूअर टू पैंडेमिक्स सच एज द वन वी आर गोइंग थ्रू टुडे। जेन गोडाल कहती है कि ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि सिर्फ चंद ही बड़ी वबाओं का बाइस बने हैं, हम में से चंद ही बड़ी वबाओं का बाइस बने हैं। देखो, एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स का मतलब क्या है? पैंडेमिक का मतलब होता है वबाई बीमारी जो ग्लोबल लेवल पे होती है, और एपिडेमिक्स का मतलब होता है जब किसी एरिया में बहुत सारे लोगों में या बहुत सारे एनिमल्स में एक ही तरह की बीमारी फैल जाए, उसको हम एपिडेमिक्स कहते हैं। तो कहती है कि ये बड़ी वबाओं का बाइस बने हैं, और हम चंद ही कुछ लोग हैं, और इससे भी कम वबाई अमराज जो हैं, जैसे कि जिससे हम आज गुजर रहे हैं। I do not intend to write about all the zoonotic diseases with which we have been inflicted over the years. Anyone interested should read Spillover Animal Infections and the Next Human Pandemic by David Quammen. और गोडाल कहती है कि मैं उन तमाम जोनोटिक बीमारियों के बारे में लिखने का इरादा नहीं रखती हूँ जिनसे हमें बरसों से लाहक हुआ है। ठीक है, अब जो भी दिलचस्पी रखता है, जो भी इंटरेस्टेड है, पढ़ना चाहता है, उसको स्पिल ओवर एनिमल इन्फेक्शंस एंड नेक्स्ट ह्यूमन पेंडेमिक, जो डेविड क्वेमन की राइटिंग है, वो पढ़ लेनी चाहिए। It is our disrespect for the natural world and the other animals with whom we share the planet that have led to many of these diseases. और ये हमारी डिसरेस्पेक्ट है नेचुरल वर्ल्ड के साथ, इस ज़मीन के साथ, कि जिस ज़मीन को, जिस प्लेनेट को हम शेयर कर रहे हैं जानवरों के साथ, यानी कि जिस ज़मीन पे जानवर भी और हम भी रह रहे हैं, और हमारी वजह से इन जानवरों में कई सारी बीमारियां आ जाती हैं और फिर वो इंसानों में भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। एंड वी हैव डिस्ट्रॉयड सो मच ऑफ नेचर, कहते हैं कि हमने कुदरत का, हमने नेचर का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, इसको डिस्ट्रॉय किया है। एंड दिस इज़ पर्टिकुलरली डिजास्टर्स व्हेन कंसीडरिंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स, और ये डिजास्टर्स बन सकता है, हो सकता है जब हम कंसीडर करते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स को, बिकॉज दे सपोर्ट सच रिच बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इन्हीं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में रिच बायोडाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर रहने वाले हैं, न सिर्फ जानवर ही बल्कि कई तरह की बाकी प्लांट स्पीशीज़ भी हैं। And not only plants, trees and wildlife, but also bacteria, viruses and other pathogens. न कि सिर्फ प्लांट्स, ट्रीज और वाइल्ड लाइफ, बल्कि इन रिच बायोडाइवर्सिटीज़ में, इन फॉरेस्ट्स में बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, वायरसेस पाई जाती हैं, और बाकी पैथोजेंस भी, यानी कि बीमारियां फैलाने वाले बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं। People move into animal habitats to expand their villages, ग्रो क्रॉप्स एंड ग्रेज दियर लाइव स्टॉक। लोगों ने मूवमेंट शुरू कर दी इन एनिमल हैबिटेट्स में, जंगलात काट के अपने लिए ज़मीनें बना रहे हैं, ठीक है, अपने लाइव स्टॉक को ग्रेज कर रहे हैं, वहाँ पे अपने मवेशियों को चरा रहे हैं, घास खिला रहे हैं, वहाँ पे उनके हैबिटेट को, एनिमल हैबिटेट को या प्लांट हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। पीपल मूव इनटू एनिमल हैबिटेट्स टू एक्सपेंड देयर विलेज, ग्रो क्रॉप्स, ग्रेज दियर लाइव स्टॉक। फॉरेस्ट्स आर क्लियर कट ऑफन बाय फॉरेन कॉर्पोरेशंस। जंगलात काटे जा रहे हैं, जंगलात साफ किए जा रहे हैं, कभी कभार फॉरेन कॉर्पोरेशंस के द्वारा भी जंगलों को नुकसान पहुंचाया जाता है, जैसे डैम्स बनाए जाते हैं, कंपनीज बनाई जाती हैं, या माइनिंग की जाती है, वहाँ से रॉ मटेरियल्स निकाले जाते हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट्स उनसे बनाए जाते हैं। रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड अलाउइंग हंटर्स टू मूव एवर डीपर इनटू द फॉरेस्ट्स। रोड्स बनाए जा रहे हैं, और रोड्स बनाने के लिए हमें जंगलात को काटना पड़ता है, टनल्स बनाए जा रहे हैं, इनको छेद करने पड़ते हैं इन जंगलातों को, और लोगों को इजाज़त दी जाती है, उनको ये अलाउंस दी जाती है कि आप जाओ, आप शिकार वहाँ पे करो, जानवरों को मारो, वहाँ से पेड़ काटो, ये सारी अथॉरिटी उनको दी जाती है, लोगों को दी जाती है, और वो जंगलों में घुसे जा रहे हैं। Dams are built, mining and lodging camps spring up, and as animal habitats shrink, they lose more and more of their traditional forest foods, and some are forced to raid crops. इतना ही नहीं, डैम्स बनाए जा रहे हैं, माइनिंग की जा रही है, लॉजिंग कैंप्स बनाए जा रहे हैं। लॉजिंग कैंप्स उन कैंप्स को कहते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्क चल रही होती है, माइनिंग की जा रही होती है इंडस्ट्रीज़ के लिए, वहाँ पे कैंप्स वगैरह लगाए जाते हैं, वहाँ के लोग रहने के लिए फूड या टिम्बर का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, काटते हैं,
और एनिमल हैबिटेट जो है इस तरह से श्रिंक होता जा रहा है, वो तंग होता जा रहा है, ठीक है। उनके घर तबाह किए जा रहे हैं और फिर वो मजबूर होते हैं नीचे विलेज की तरफ या सिटीज़ की तरफ आने के लिए। उनका ट्रेडिशनल फॉरेस्ट फूड जो होता है, जो उनके लिए अल्लाह ताला ने या कुदरत ने पहले से ही मैसर कर रखा था, उनमें जब इंसान डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तो वो फिर फोर्सफुली वो रेड मारते हैं क्रॉप्स पे, यानी कि हमारी फसलें खा जाते हैं, हमारी फसलों में आ जाते हैं। एंड सो इट गोज़ ऑन ओनली गेटिंग वर्स। और ऐसा चलता जा रहा है, ऐसे काम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। वी किल, ट्रैफिक, सेल एंड ब्रीड वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर फूड, फर एंड मेडिसिन। हम मार रहे हैं, हम स्मगलिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं इन वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स को अपने ग़िज़ा के लिए, फूड के लिए, फर इनके लिए और मेडिसिन दवाइयों के लिए। We exploit them in circuses and for entertainment। हम उनको तबाह कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सर्कसेस में, एंटरटेनमेंट के लिए हम इन जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। Just for a moment pause to reflect that each of these animals is not just one of the species. A statistic in a research paper or the annual report of the meat industry, no, he or she is an individual। और जैन गोडाल कहती है कि एक ब्रेक लो, एक पाज लो, एक लम्हे के लिए, एक मोमेंट के लिए और थोड़ा सा सोचो कि हर एक जानवर जो है वो हर एक स्पीशीज़ में से नहीं है, वो हर एक किस्म में से नहीं है। या आप स्टैटिक या रिसर्च पेपर या फिर एनुअल रिपोर्ट देख लो मीट इंडस्ट्री की कि कितने जानवरों को हम काटते हैं गोश्त के लिए। और फिर इसी के साथ कहती है ये नो मतलब आगे देखो कि दुख का इजहार करते हुए ये कहती है ही और शी इज़ एन इंडिविजुअल। चाहे वो जो भी है, जो भी जानवर है, वो एक इंडिविजुअल की तरह है, वो एक फ़र्द की तरह है। जैसे इंसान की, एक इंडिविजुअल की इम्पोर्टेंस होती है सोसाइटी में, उसी तरह हर किसी जानवर की, हर किसी स्पीशी में अपनी इम्पोर्टेंस है। When I went to Cambridge University in 1961 to work for a PhD in ethology, the discussion of individuality in animals was an almost taboo subject। और फिर गोडाल बताती है कि जब मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गई 1961 में PhD करने के लिए एथोलॉजी में, तो जो डिस्कशन हो रहा था इंडिविजुअलिटी, जानवरों की इंडिविजुअलिटी पे, तो वो एक टैबू सब्जेक्ट था। टैबू सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिसके ऊपर बात ना की जाए, मतलब इस चीज़ पे जोर दिया जाता है कि इस चीज़ पे आप बात ही मत करो, कि इंडिविजुअलिटी ऑफ एनिमल्स पे बात ही मत करो। आई वॉज टोल्ड आई शुड नॉट टॉक अबाउट एनिमल्स हैविंग पर्सनैलिटीज़, माइंड्स और इमोशंस एज दोज वर यूनिक टू ह्यूमन्स। कहती है कि मुझे इजाज़त ही नहीं दी जाती थी बात करने के लिए। कहा जाता था मुझे कि आप ये बात ही मत करो कि जानवरों की पर्सनैलिटी है, माइंड्स हैं, इमोशंस हैं, और उनकी जहानत है, उनके जज्बात हैं, चूँकि वो सिर्फ यूनिक टू ह्यूमन्स हैं, वो सारे सिर्फ इंसानों में हैं। एंड दैट देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ काइंड बिटवीन अस एंड द रेस्ट ऑफ द एनिमल किंगडम। कहती है कि ये डिफरेंस थी, इस तरह की ये फ़र्क थी हमारे दरमियान, यानी कि इंसानों के दरमियान और एनिमल किंगडम के दरमियान। आई हैड लर्नड द एब्सर्डिटी ऑफ दिस एज अ चाइल्ड फ्रॉम माई डॉग। और कहती है कि जो ये एब्सर्ड, जो ये मतलब सिली बातें बोल रहे हैं बाकी, कि आप इनके ऊपर ये बातें मत करो कि इनके इमोशंस हैं, इनकी इंटेलिजेंस है, पर्सनैलिटी है। कहती है कि मैं ये सारी चीज़ें सीख चुकी थी अपने कुत्ते से। व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब यही है कि इसका कुत्ता जो था उसमें वो पर्सनैलिटी थी, उसमें वो सारी चीज़ें उसने नोट्स की थी कि इनमें इंटेलिजेंस है, इनमें पर्सनैलिटी है, इनमें सारी इमोशंस हैं। तो इसीलिए कहती है कि ये एब्सर्डिटी जो ये मुझे बता रहे हैं, ये मैं ऑलरेडी सीख चुकी हूँ। एंड इट वॉज सो ऑब्वियस इन द चिंपैंजीज आई हैड बीन स्टडिंग। कहती है और ये बात वाज़िया हो रही थी चिंपैंजीज़ में, जिन चिंपैंजीज़ का मैं मुताला कर रही थी, मैं पढ़ रही थी, ये सारी चीज़ें मुझे चिंपैंजीज़ में भी नज़र आ रही थी। एंड सो आई वॉज समवट स्कैर्ड ऑफ द प्रोफेसर्स। आई हैड नॉट बीन टू कॉलेज फॉर एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री। और कहती है कि मुझे प्रोफेसर्स का थोड़ा थोड़ा डर था, उनका खौफ था, क्योंकि मैंने कॉलेज से अंडर ग्रेजुएट की डिग्री हासिल नहीं की हुई थी। आई रिफ्यूज़ टू बो डाउन टू द रिडक्शनिस्ट अरोगेंट अजम्पशन ऑफ ह्यूमन सुपीरियरिटी। और कहती है कि मैंने इन रिडक्शनिस्ट्स के सामने झुकने से इनकार कर दिया। जो ये एरोगेंट अजम्पशन थी कि ह्यूमन सुपीरियर हैं एनिमल्स से, मैंने इस बात को कतन माना नहीं। रिडक्शनिस्ट का मतलब होता है यही जो कम्प्लेक्स इश्यूज़ को कहते हैं कि रिड्यूस करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहती है कि हाँ, मतलब इनकार करने वाले लोग। कहती है कि मैंने इनके सामने अपना सर नहीं झुकाया। आई हैड अ गुड रोल मॉडल इन डार्विन एंड लकीली आई हैड अ वंडरफुल सुपरवाइजर इन प्रोफेसर रॉबर्ट हिंड, वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट एथोलॉजिस्ट। और कहती है कि डार्विन में मेरा बहुत अच्छा रोल मॉडल था, मतलब कि डार्विन की थेरीज़ को ये मानती थी, उनकी बातों पे ये चलती थी। और लकीली, खुशकिस्मती से, कहती है कि मेरा एक सुपरवाइज़र था प्रोफेसर रॉबर्ट हिंड जिसका नाम था, उसकी सुपरविजन में मैंने PhD डिग्री की। वो बहुत ही एमिनेंट इथोलॉजिस्ट था, मतलब बहुत ही अच्छे इखलाक का एक इथोलॉजिस्ट था।
ही वॉज ओरिजिनली माई स्टर्नेस्ट क्रिटिक। कहती है कि ओरिजिनली वो मेरा क्रिटिक था। स्टर्नेस्ट क्रिटिक का मतलब होता है जो डिसअप्रूवल करे, ठीक है। बट ए विजिट टू गोम्बी हेल्प्ड टू ओपन हिज माइंड टू द ट्रूथ ऑफ व्हाट माई डॉग एंड द चिंपैंजीज ऑफ गोम्बी हैड ऑलरेडी टॉट मी। और ये भी कहती है कि जो रॉबर्ट हिंड मेरा ओरिजिनली स्टर्नेस्ट क्रिटिक था, डिसअप्रूव करता था, जब वो मेरे साथ गोम्बी आया तो उसने गोम्बी के विज़िट ने मुझे मदद की कि उसका माइंड खोला, उसको सच्चाई से वाकिफ़ करवाया। जो सच्चाई मैं जान चुकी थी, मेरे कुत्ते ने जो मुझे सिखाई थी, या फिर चिंपैंजीज़ में गोम्बी में जो चिंपैंजीज़ रखे गए थे, उन्होंने जो सच्चाई मुझे बताई थी या उनके द्वारा जो सच्चाई का मुझे पता चला था, वो सच्चाई अब इस प्रोफेसर रॉबर्ट हिंड को भी पता चल गई। मीन्स कि रॉबर्ट हिंड भी ये नहीं जानते थे पहले कि इनका बिहेवियरल एटीट्यूड होता है, पर्सनैलिटी होती है, इंटेलिजेंस होती है इनकी। तो आखिरकार जब वो गोम्बी में गए तो वहाँ पे जाने के बाद उन जानवरों के साथ डील करने के बाद उनको वो सारी सच्चाई का पता चल गया। सो डियर स्टूडेंट्स, अगले पार्ट में हम इस चैप्टर को भी फिनिश करेंगे। और अगर आपको इंग्लिश के नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या मेरे डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा हुआ है, वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।